नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी नेक्स्ट क्लास है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन ले रखे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन ले रखे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या सूचना का अधिकार। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19, हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे भाग नंबर 3 के अंदर आते हैं। एग्जाम के अंदर ना सीधा ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, वो किस भाग के अंदर रखे गए हैं? भाग बोले तो 3। अगर ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं यूएसए से लिए गए हैं। फिर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है हमारे से, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है? तो ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। लेकिन अब आती है बात समझने की। तो हमारा ये तो पता चल गया हमारे को, आर्टिकल 19 हमारा फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक अधिकार है। तो ये आता अपने पास स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना अपना, ये इसका तो सही आंसर रहेगा, ये रहेगा इसका ए। यानी 22, अगर 19 से लेके अगर हम बात करते ना 22 तक, ये हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या बोला मैंने? स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अधिकारों को भी, यानी अगर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, इनको भी प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार है ना, उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आता है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। यानी अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक आर्टिकल रखा गया है, जिसको बोलते हैं आर्टिकल 32। इसके अंदर क्या कहा गया है? जो आर्टिकल 32 है ना, अगर मान लेते हैं किसी भी पर्सन के, किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उसकी सुनवाई करता है। यानी किसी के अधिकार, किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में सुनता है। सीधा हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 22, सॉरी आर्टिकल नंबर 32 के अंदर ये बात कही गई है। एक और चीज, अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेके खुद भी इस पे एक्शन ले सकता है। ऐसा ही अधिकार एक आर्टिकल है, यानी सुमोटो एक्शन इसको बोलते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो रिट जारी कर सकता है। क्या बोला मैंने? रिट जारी कर सकता है, या फिर कोई गाइडलाइन जारी कर सकता है, या तीसरा वर्ड आता है इसमें, कोई ऑर्डर जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। क्या ये अधिकार किसी हाई कोर्ट्स का भी है? बिल्कुल है। वो आर्टिकल नंबर 226 का यूज करके। कौन? अपने हाई कोर्ट। किसी का फंडामेंटल राइट हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे 32 आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है, गाइडलाइन जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है। तो ऐसे ही हाई कोर्ट्स भी क्या कर सकता है? आर्टिकल 226 का यूज कर सकता है, मतलब गाइडलाइन जारी कर सकता है या फिर रिट जारी कर सकता है। यानी ये रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट को 32 में है। ऐसे ही अपने पास हाई कोर्ट्स के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है अपने पास शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल नंबर 21 ए के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 21 ए के अंदर। एक संविधान के अंदर संशोधन हुआ था 2003 के अंदर। किसके अंदर? 2003 के अंदर संशोधन हुआ था। 86वां संशोधन जिसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? 86वां संविधान संशोधन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर जो ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल 21 ए, इसमें क्या मिला था? शिक्षा का अधिकार मिला था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सूचना का अधिकार, ये कब आया था? ये 2005 के अंदर आया था। ये जो सूचना का अधिकार है ना, ये एक स्टैट्यूटरी पद है। क्या बोलेंगे? एक स्टैट्यूटरी पद है, यानी कोई एक्ट बनाया गया है। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। संवैधानिक बॉडी क्या होती है, संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, असंवैधानिक कौन सी होती हैं, और एक एग्जीक्यूटिव संस्थाएं कौन सी होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा कोशिश करना अपने समझने के, आर्टिकल 19 के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 19 के अंदर 6 आर्टिकल दिए गए हैं। क्या बोला मैंने? 6 आर्टिकल कहे दिए गए हैं। उनके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनना, एग्जाम के अंदर आ जाता है, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं ना आर्टिकल 19 ए की बात करते हैं, आर्टिकल 19 ए क्लोज ए में कहा गया, क्या कहा गया है? कि कोई भी, किसी भी पर्सन को क्या है? फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब होता है कोई बात बोलने का अधिकार है, और अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। यानी
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे कोई कार्टून बना के एक्सप्रेस करता है, कोई अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है, मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंदर। इसी तरीके से आर्टिकल 19 दो में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी क्या कर सकते हैं हमें पीसफुली, क्या हो सकते हैं असेंबल का मतलब इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे कहीं भी हमारे क्या होना है, हड़ताल बोलते हैं, सुनिए हड़ताल, उसको हम क्या कर सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा आता है अपने पास है, तीसरे में क्या कहा गया है, टू फोरम एसोसिएशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। फिर आता है अपने पास 19 आर्टिकल 4, 4 के अंदर क्लोज 4 के अंदर कहा गया है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, यानी हम इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 5, इसमें क्या कहा गया है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी हम कहीं भी रह सकते हैं इंडिया के अंदर, कहीं भी क्या कर सकते हैं रह सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल इसमें 6, क्लोज 6 आता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी हम क्या कर सकते हैं कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं या फिर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं। किस में आता है, ये आर्टिकल 16 के अंदर आता है। बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्या ये आर्टिकल 19 है, क्या हमारे ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए या सभी के लिए है? नहीं जी, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं अपने पास है, कुछ आर्टिकल का मतलब 5 आर्टिकल ऐसे हैं। पहला आर्टिकल आपका बड़े ध्यान सुनना, एक आर्टिकल है 15, एक आर्टिकल है 16, एक आर्टिकल है 19 और एक आर्टिकल 29 और एक 30। सिर्फ और सिर्फ ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं। किसको? ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिकों को मिले हुए सिर्फ 5 आर्टिकल, और ये इसमें से कौन सा आर्टिकल है, ये 19 आर्टिकल की हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। एक और बेहतरीन चीज बताता हूं, जब भी हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, राष्ट्रीय आपात, उसके लिए एक आर्टिकल है 352 आर्टिकल, राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी लगती है ना 352 आर्टिकल के तहत। कौन करता है इसकी घोषणा? राष्ट्रपति करता है। जैसे ही आर्टिकल 352 की घोषणा राष्ट्रपति कर देता है ना, तो ये जो आर्टिकल 19 है ना, बहुत बेहतरीन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, समझ लेना। ये आपको ना बहुत भीड़ से आगे लेके जाएगा, ये जो स्टेटमेंट अभी बता रहा हूं। जैसे ही आर्टिकल आपका 352 एक्टिवेट होता है ना, ये 19 आर्टिकल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। क्या बोला मैंने? सस्पेंड हो जाता है, यानी इसका सस्पेंशन हो जाता है आर्टिकल 19 का। ये जो 6 तरीके की हमने क्या करी, जो फ्रीडम पढ़ी ना, इनका सस्पेंशन ऑटोमेटिक हो जाता है। इस आर्टिकल के तहत 352 आर्टिकल, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, किस आर्टिकल का यूज करके एक आर्टिकल यूज किया जाता है इसके लिए सस्पेंशन के लिए, ये आर्टिकल है 358। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। 358 आर्टिकल के तहत ये आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। एक पॉइंट और बताता हूं यहाँ पे, अगर किसी अदर फंडामेंटल राइट को क्या करना है, सस्पेंड करना ना, तो वो होता है आपका आर्टिकल 359। क्या बोला मैंने? आर्टिकल, या आर्टिकल याद कर लेना, 359 आर्टिकल के तहत किसी भी अगर अदर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसके लिए एक ऑर्डर जारी करता है 359 के तहत। अदर वो कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज और याद रखना, दो आर्टिकल अपने पास ऐसे हैं 20 और 21, इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? ये अपने पास है सन, यहां समझते हैं। और ये अपने पास है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है अर्थ, ये अर्थ है। ये सूर्य के चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। क्या लगाती है? ये चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ। ये सूर्य के चारों तरफ अगर चक्कर लगाती है ना, इसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं इसको? परिक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिक्रमण बोलते हैं, जिसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रिवॉल्यूशन बोलते हैं, अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसके साथ-साथ में जो अर्थ है ना, सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, लेकिन साथ-साथ में अपनी अक्ष के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। अपनी अक्ष के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। घूर्णन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोटेशन कहते हैं। ये अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको बोलते हैं रोटेशन। अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको बोलते हैं हमें रिवॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर हम एक रिवॉल्यूशन का टाइम देखें ना, तो लगभग कितना है? 365 दिन मानते हैं। कितने मानते हैं? 365 दिन। और साथ-साथ में अगर एग्जैक्ट पूछ ले, तो प्लस 5 आवर्स भी लेते हैं और 48 मिनट भी लेते हैं। एक साल में हम सामान्य दिन कितने मानते हैं?
365 दिन मानते हैं। लेकिन ये 5-5 दिन का टाइम ये जो बढ़ के 5 आवर्स और 48 मिनट है ना, ये टाइम ऐड होके एक दिन एक्स्ट्रा बनता है 4 साल के बाद। तो इसी को हम लीप वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अपनी चारों तरफ क्या करती है? घूर्णन करती है। घूर्णन का टाइम कितना होता है? यानी रोटेशन का टाइम कितना होता है अर्थ का? ये होता है 23 आवर्स 56 मिनट और लगभग 4.4 सेकंड के आसपास होता है। ये आप एग्जैक्ट इसको याद रख सकते हो एग्जाम के अंदर आता है आपका। उम्मीद करता हूँ समझ आए। 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। अगर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, परिक्रमण की बात करते हैं ना, तो परिक्रमण के दौरान मतलब अगर सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? धरती चक्कर लगा रही है। इसके दौरान क्या बनते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन। अगर दिन रात के एग्जामिनर बात कर लेता है तो दिन रात किससे बनते हैं? आपके रोटेशन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सही आंसर क्या है इसका? इसका परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीजें बताएंगे इसके अंदर। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी की क्रस्ट अगर हम बात करें कितने भाग होते हैं? हम 3 पार्ट मानते हैं अपने पास। पहले नंबर पे ऊपर वाला होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट बोलते हैं। ये तो अपने पास लिखा हुआ है, यानी जिसको भूपर्पटी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट होता अपने पास यहाँ, इसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेंटल। तीसरा अपने पास होता कोर। क्या बोला मैंने? कोर बोलते हैं तीसरे पॉइंट को। तो सबसे ऊपरी अगर हम बात करें तो ये अपने पास क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। क्रस्ट के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बड़े ध्यान सुनना। इसके अंदर क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, यहां लिख देता हूं इसको। इसके अंदर पाया जाता है सिलिकॉन प्लस से एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या बोले मैंने? अगर क्रस्ट की बात करते हैं सिलिकॉन प्लस से एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब उम्मीद करता हूं समझ में आया, क्योंकि इसका सही आंसर क्या रहेगा? एल्यूमिनियम रहेगा। लेकिन हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं मेंटल की, इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है सिलिकॉन प्लस में मैग्नीशियम, इसके अंदर पाया जाता है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको सियोल बोलते हैं। SI यानी सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम क्या बोलते हैं? सियोल बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं सीमा। सीमा भी नाम दे देते हैं इसको। और अपने पास जो कोर बचा, अंदर का पार्ट बचा, इसको हम कहते हैं कोर। कोर में क्या क्या पाया जाता है? इसमें अपने पास पाए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या पाया जाता है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, क्योंकि इसमें लो एस्क होते हैं। लो का मतलब क्या होता है? जैसे इसमें निकिल होता है प्लस फेरस होता है। निकिल और फेरस जिसको हम नीफे के नाम से जानते हैं। नीफे कहां पाया जाता है? कोर के अंदर। सीमा कहां पाया जाता है? मेटल के अंदर। अगर हम बात करते हैं सियोल की, कहां पाया जाता है अपने पास से? क्रस्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर हम मान लेते हैं पर्पट क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन भी काफी मात्रा में, अगर ये गैस की बात करें ना, तो ऑक्सीजन आपका लगभग कितना परसेंट पाया जाता है? 40.46% के लगभग क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन मिलता है हमारे को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और चीज बहुत बेहतरीन है जो आपको बहुत अलग लेके जाएगी। देखो, ये 4 पार्ट 3 पार्ट माने हमने। पहला माना क्रस्ट, दूसरा माना मेंटल, तीसरा माना हमने कोर। अगर हम इस थोड़ी ही बात को समझे ना, तो एक ये पॉइंट है इसका ऊपर वाला। एक तो इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। क्या बोला मैंने? इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। फिर इसका नीचे वाला भाग हुआ, इसको बोलते हैं लोअर क्रस्ट। ऐसे ही अपने पास क्या आ गया? मेंटल का। एक अपर मेंटल होगी, एक इसको है ना यहां लिख देता हूं मैं, यहां पे। ये रहा अपने पास यहां पे, समझाने में आसानी रहेगी। ये मैंने इसको 3 हिस्सों में मान लिया, 1 2 और 3। अब सुनो, ये अपने पास है ना जो क्रस्ट, ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट, एक इसका है अपर क्रस्ट, इसको बोलते हैं हम लोअर क्रस्ट। लोअर क्रस्ट इसको नाम दे देता हूं मैं। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये अपने पास है मेंटल, ये अपने पास क्रस्ट, ये अपने पास कोर। बड़े ध्यान से समझ लेना। मेंटल का भी एक ऊपर वाला भाग होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको? इधर इसको लिख देता हूं मैं, अपर मेंटल। और इसको बोला हमने लोअर मेंटल। क्या बोला हमने? लोअर मेंटल। ऐसे ही अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास कोर, यानी अपर कोर प्लस से लोअर कोर। एक वर्ड आता है डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? इनके जो बीच का होता ना, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, यानी असंबद्धता बोलते हैं उसको हिंदी में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास से, यानी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के जो बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्नोड। क्या बोलते हैं इसको? कार्नोड के नाम से जानते हैं, कार्नोड। कार्नोड क्या होगा? अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का भाग होता है कार्नोड। कार्नोड डिस्कंटिन्यूटी बोल देते हैं इसको।
अगर हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है अपने पास, ये अपने पास मेंटल है, यानी अपर मेंटल और ये अपने पास लोअर क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोहे। क्या बोलते हैं इसको? मोहे बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मेंटल मेंटल की, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैपिटी। क्या बोलेंगे इसको? रैपिटी। याद कर लेना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर हम बात करते हैं फिर अपर मेंटल और अपर कोर, ये अपने पास कोर है, यानी अपर कोर की बात करें और नीचे मेंटल की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं गुटनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटनबर्ग बोलते हैं इसको। अपने पास नीचे बचा अपर कोर और लोअर कोर, इस वाले भाग को बोलते हैं लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको? लेमैन। लेमैन डिस्कंटिन्यूटी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जो डिस्कंटिन्यूटी की बात हमने की ना, ये अगर एग्जामिनर पूछे ना, ऊपर से लेकर नीचे तक लगाओ। पहले कार्नोट आता है, दूसरे नंबर पे मोहे आता है, तीसरे पे रैपिटी आता है, चौथे पे गुटनबर्ग आता है, चौथे पे सॉरी पांचवे पे आता है अपने पास लेमैन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। याद कर लेना, बहुत बेहतरीन चीज है ये। नेक्स्ट अपने पास, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम निर्वाचित की बात की। देखो वैसे तो क्वेश्चन है ना ये, एग्जामिनर ने इसमें अगर मैं सही बताऊं ना, पहले आंसर, इसका सही आंसर है अपने पास ये। क्या बोला? इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं। किसकी बात की है? केवल यहां पे निर्वाचित की बात की है। अगर हम राज्यसभा की मैक्सिमम सीट मानते ना, वो मानते 250। कितनी है राज्यसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या? वो है 250। 250 में से दो तरह के मेंबर होते हैं। एक होते हैं अपने पास नॉमिनेटेड और दूसरे होते हैं अपने पास इलेक्टेड, जिसको निर्वाचित। बड़े ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते ना नॉमिनेटेड की, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। कितनों को करता है? 4% को करता है, सॉरी 12 व्यक्तियों को करता है। 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। जो किस फील्ड में होते हैं? जो आपकी फील्ड क्या होती है? या कला हो सकती है। क्या बोला मैंने? कला होगी, लिटरेचर होगा, या फिर सोशल सर्विस होगी। क्या बोलेंगे? सोशल सर्विस हो सकती है, या फिर साइंस हो सकती है। ये चार भाग होंगे जिसके अंदर कला, लिटरेचर, सोशल सर्विस या फिर साइंस। अगर चार फील्ड के अंदर लगता राष्ट्रपति को, भाई हाँ किसी फील्ड के अंदर किसी भी मेंबर को क्या कर सकता हो? नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कितने मेंबर को कर सकता है? 12 को कर सकता है। और जो बाकी बचे कितने, 250 में से कितने गए? 12। तो इसका मतलब 238 बचे। 238 बचे। और 238 क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्टेड। याद रखना, राज्यसभा के अंदर दोनों तरह के सदस्य होते हैं, इलेक्टेड होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं। ये 238 होते हैं ना, इनको बोलते हैं इलेक्टेड। ये कहां पे? राज्य की विधानसभाओं से। कहां से जाते हैं? जो स्टेट असेंबली होती है ना, क्या होती है? स्टेट की विधानसभाएं होती हैं। जैसे अगर हम अपने हरियाणा की बात करें ना, किसकी बात करते हैं? अगर हरियाणा की बात करते हैं ना, इसमें टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 है। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, कितने मेंबर भेजते हैं नॉमिनेट इलेक्ट करके? 5 मेंबर भेजते हैं। कितने मेंबर भेजते हैं? 5 मेंबर भेजते हैं इलेक्ट करके। ये कहां पे जाते हैं? अपने राज्यसभा के अंदर जाते हैं 5 मेंबर। और चुनता कौन है इसको? याद रखना, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, उनको चुनने का काम कौन करता है? राज्य की विधानसभाएं करती हैं। क्या बोला मैंने? राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं ये बंदे। कौन? राज्यसभा के सदस्य। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आ गई। एक और बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ मैं, अब इसका सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसमें से कोई इसका आंसर ठीक है। अगर हम बात करते हैं कितनी, 250 टोटल होते हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं, उसमें से 238 आपके नॉमिनेटेड होते हैं, और आपके जो 12 बचे, ये सॉरी ये आपके 238 इलेक्टेड होते हैं, और ये 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। एक चीज और बताता हूं आपको, जैसे आपकी ये राज्यसभा ना, ऐसे ही अपने पास लोकसभा होती है। लोकसभा से तो सभी को पता है भाई, इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके, तो डायरेक्ट चुनते हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए। देखो, लोकसभा का जो सदस्य, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, क्या बोला? इस्तीफे की बात आती है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। बड़े ध्यान सुना ये बात को, एग्जामिनर यहां पे चाल कर सकता है आपके साथ। जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है ना, जैसे लोकसभा क्या होता है? स्पीकर होता है, वो अपना जो रेजिग्नेशन है, इस्तीफा किसको देता है? वो देता है डेप्यूटी स्पीकर को देता है। और डेप्यूटी स्पीकर किसको देता है? स्पीकर को देता है। ऐसे ही इसी कंटेस्ट में, ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, लोकसभा में लोकसभा का जो स्पीकर है, अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को देता है।
तो ऐसे ही डिप्टी स्पीकर किसको देता है? स्पीकर को देता है। इसी संदर्भ में राज्यसभा का, क्या बोला मैंने? राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, इसमें स्पीकर बोलते हैं इसको, इसमें चेयरमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? चेयरमैन बोलते हैं। इसका भी डेप्यूटी चेयरमैन होता है एक। तो क्या क्या आपका चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन को देगा और चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन किसको देगा? चेयरमैन को देगा। क्या ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो चेयरमैन होता है ना राज्यसभा का, ये कौन होता है? ये होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये किसको देता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस्तीफा किसको देता है? ये देता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? देखो, सबसे पहले बड़े ध्यान सुनना। एक होता है अपने पास ग्रह, क्या बोला मैंने? एक होता है अपने पास ग्रह, एक होता है उपग्रह। अगर जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्या बोला मैंने? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको तो बोलते हैं ग्रह, और जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह। अब किसकी बात कर रही है? किसका कोई अपना नहीं है? कौन? जैसे अपने पास अपना शनि, किसका? जो अपनी पृथ्वी है ना, इसका कोई उपग्रह। उपग्रह का मतलब होता है जिसके चारों तरफ घूम गए। चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं, अपना कौन सा है? चंद्रमा है। यानी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मंगल के दो हैं। क्या बोला मैंने? मंगल के दो हैं। बुध का कोई नहीं है। बुध का और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब है जैसे अपने पास चंद्रमा है। शनि, अगर बात करते शनि की और बृहस्पति की, अगर सबसे ज्यादा, क्या बोला मैंने? सबसे ज्यादा अगर प्राकृतिक उपग्रह की बात करें ना, तो शनि के हैं लगभग कितने? 146। अगर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति कितने हैं? 79 है। और सबसे जो बड़ा उपग्रह ना, सबसे बड़ा उपग्रह वो क्या है? गैनीमेड है। क्या बोला मैंने? गैनीमेड है। किसका गैनीमेड? ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? मंगल के दो उपग्रह बताए थे मैंने, एक होता है फोबोस और एक है डिबोस। डिबोस सबसे छोटा उपग्रह है, डिबोस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है इसका? बुध, कोई अपना उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? वित्त आयोग जिसको हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, क्या बोलेंगे? फाइनेंस कमीशन। बड़े ध्यान सुना है, पिछले बार क्वेश्चन भी किया था हमने पिछली क्लास के अंदर, लेकिन इस क्लास के अंदर लेने का मेरा सिर्फ एक मकसद है। इसमें क्या मकसद है? वित्त आयोग हमारा जो नियुक्ति कौन करता है? अपने पास कुछ आयोग हैं, जैसे अपने पास वित्त आयोग हो गया, जैसे अपने पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया जो इलेक्शन कराने का काम करता है। वित्त आयोग वित्त से संबंधित काम करता है। एक अपने पास होता है कैग, क्या बोला मैंने? कैग बोला, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। एक हम बात करते हैं यूपीएससी की, यूपीएससी। एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था अपने, बहुत काफी टाइम पहले की बात है, एक क्वेश्चन आया था पीटीआई वाले में, एक क्वेश्चन आया था, यानी संवैधानिक संस्थाएं कौन सी हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिसमें संविधान के बारे में कुछ लिखा होता है। क्या बोला मैंने? जिसमें जो संविधान है ना अपना, उसमें उसके बारे में लिखा होता है, संविधान के बारे में। जैसे अपने पास फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन में संविधान में लिखा हुआ है क्या? आर्टिकल 280 में एक हमारा क्या होगा? फाइनेंस कमीशन होगा। कोई आर्टिकल लिखा होता है उसके लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल है? 324 आर्टिकल है। कैग के लिए कौन सा आर्टिकल है? 148। इसका मतलब क्या हो गया? ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। क्या बोला? संवैधानिक संस्थाएं होती है जिसमें कोई आर्टिकल लिखा होता है, जिसके बारे में संविधान के अंदर लिखा होता है, वो हमारी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। अगर हम बात करते किसकी, यूपीएससी की भी संविधान किसके आर्टिकल के अंदर है? 315 आर्टिकल के तहत लिखा है यूपीएससी के अंदर। ये एक यूपीएससी होगी। जितने भी हमारी सिविल सर्विसेज हैं, सभी का काम कौन करेगी? पेपर कंडक्ट कराने का काम ये करती है। धन से संबंधित काम हमारा फाइनेंस कमीशन करता है। कंट्रोल करने का काम ये करता है, चेक करने का काम करता है, इलेक्शन कराने का काम ये करता है। अपने पास सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कौन सी संवैधानिक संस्था है? संवैधानिक संस्था मतलब किस आर्टिकल के तहत आती है? आर्टिकल नंबर 124, 124 आर्टिकल के बारे में कहा गया है।
उम्मीद करता हूं संवैधानिक संस्थाएं समझ में आ गई। एक होती है अपनी स्टैट्यूटरी क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी संस्था पद, मतलब जो एक एक्ट लेके, क्या बोला मैंने, किसी एक्ट से बनाया जाता है जिसको, जैसे अपने पास आरटीआई है ना, आरटीआई एक एक्ट के जरिए आई थी ये क्या अपने पास स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या वो है स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी संस्था ये। एक अपने पास होती है एग्जीक्यूटिव, क्या बोला मैंने, एक होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, कार्यपालिका होती है ना, वो क्या करती है, कोई भी संस्था बना देती है। जैसे अपने पास से योजना आयोग बना था, क्या बना था, योजना आयोग की बात करते हैं ना, प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, क्या बोला मैंने, प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन अब बदल के नाम बदल दिया, क्या नाम बदल दिया उसका, उसका बना दिया नीति आयोग। क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। कब बनाया, 2015 के अंदर बना दिया गया उसको। ये कौन सा है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आरटीआई स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी जो एक्ट से पास की गई है, एक्ट से, एक्ट लेके आया गया है, कानून बनाया गया है, ये एक एग्जीक्यूटिव, किससे, एग्जीक्यूटिव ने पास करी, यानी कार्यपालिका ने बना दी। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है ना करंट के अंदर, वो कार्यपालिका है। और जो संविधान में जिसके बारे में लिखा वो संविधानिक संस्था है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, संवैधानिक संस्थाएं, सभी की नियुक्ति कौन करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। याद रखना इस बात को। किस आर्टिकल के तहत, 280 आर्टिकल के तहत। इसे 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, भारत के वित्त मंत्री के, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, प्रधानमंत्री के, या फिर राष्ट्रपति के। बड़े ध्यान सुनना, अगर हम बात करते हैं ना 10 रुपए के नोट की, जितने भी आपके नोट होते हैं ना, सिक्के को छोड़ के, क्या बोला मैंने, जितने भी नोट होते हैं, 1 रुपए एक आपका होता है, 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, और एक होते हैं आपके नोट। नोटों पे साइन कौन करता है, आरबीआई या गवर्नर करता है। क्या बोला मैंने, आरबीआई का गवर्नर करता है जितने भी आपके नोट होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम सिक्के की, बात करते हैं 1 रुपया सिक्का, उस पे करता वित्त सचिव, क्या बोलेंगे, वित्त सेक्रेटरी करता है, यानी फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी वित्त सचिव की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। वित्त सचिव से क्या करता है, 1 रुपए के सिक्के पे क्या करता है, साइन करता है। नेक्स्ट अपने पास, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का प्राथमिक इकाई है। प्रशासन देखो, अगर हम बात करते हैं ना ऊपर से नीचे तक प्रशासन की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास ऊपर कौन बैठा हुआ है, यानी गवर्नमेंट बैठी हुई है, जिसको हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार जिसको हम बोलते हैं, संसद के जरिए काम करती है। संसद के बाद अगर हम देखो यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, जहां पे क्या होती है, विधानसभाएं होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा टायर की बात करते हैं, 3 टायर नहीं आपने पढ़ा था, पंचायती राज सिस्टम तीसरे टायर के अंदर आती है। ये अगर पंचायती राज सिस्टम, ये अपने पास आता है। सबसे पहले हम केंद्र सरकार की बात, राज्य सरकार, राज्य सरकार के नीचे क्या आती है अपने पास से, पंचायती राज की बात करते हैं। और पंचायती राज में क्या बोला मैंने, पंचायती राज के अंदर भी क्या पूछा गया है, प्राथमिक इकाई पूछी गई है। एक होता है, एक 3 इकाई होती हैं। पहले नंबर पे आता है ये प्राथमिक इकाई, बोलते हैं किसको, ग्राम प्राथमिक इकाई। दूसरी इकाई हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल पे, क्या बोलेंगे, ब्लॉक लेवल पे बोलते हैं, जिसको पंचायत समिति कहते हैं। तीसरा नंबर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। प्राथमिक इकाई क्या मानेंगे, इसको ग्राम मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई। पानीपत की 3 लड़ाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी 1761 में लड़ी गई थी। कितने में, 1761 के अंदर। किस किसके बीच में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किसके बीच में लड़ी गई थी, मराठों के बीच में। इसमें क्या हो गया था, मराठे हार गए थे। एक पहली लड़ाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी 1526 में। किस किस के बीच में, बाबर के बीच में, बोला मैंने इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। कब, 1526 ईस्वी में। यानी इसमें कौन जीत गया था, बाबर जीत गया था। जिसमें बाबर जीतने के बाद क्या हो गया था, बाबर जीतने के बाद यहाँ पे मुगल काल की शुरुआत हो गई थी। किसकी हो गई थी, मुगल काल की शुरुआत हो गई थी। इसमें ना सबसे पहले अगर तोप खाने का प्रयोग किया गया था, ये बाबर ने ही किया था 1526 वाली लड़ाई के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात कर ले, किसकी, बाबर के बीच में, और किसके बीच में लड़ा, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगर हम दूसरी की बात करते, ये हुई थी 1556 के अंदर। कब हुई थी, 1556 में। ये हुई थी हेमू के बीच में और अकबर के बीच में, अकबर के बीच में। इसमें कौन जीत गया था, इसमें जीत गया था हेमू। तो 3 लड़ाई हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, खालिस्तान के युद्ध के कारण मुगलों ने अपना
सन 1739 में सम्मान खो दिया था। कौन सी लड़ाई थी वो? पानीपत की थी, सोनीपत की थी, मेवात की थी या करनाल की थी? जो ये लड़ाई लड़ी गई थी ना 1739 में, 1739 के अंदर एक युद्ध हुआ था जिसको हम करनाल के युद्ध के नाम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? करनाल के युद्ध के नाम जानते हैं। इसमें अगर हम बात करें ना, नादिर शाह, क्या बोलेंगे? नादिर शाह, नादिर शाह और मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और नादिर शाह ने क्या किया था? मोहम्मद शाह को हरा दिया था। और मोहम्मद शाह जैसे ही हार गए थे ना, हारते ही ये नादिर शाह ने लूट की थी। किसकी? जो मयूर का सिंहासन था ना, मयूर का सिंहासन, ये यहाँ से लूट लिया गया था। इस लड़ाई के बाद ये पानीपत करनाल की लड़ाई के बाद मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी यहाँ पे लूटा गया था। किसके द्वारा? नादिर शाह द्वारा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लास्ट क्वेश्चन आज का, आसान क्वेश्चन है ये तो। हरियाणा के लोगों द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल खालिस्तान में बजाया गया। पानीपत में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में या अम्बाड़ा में? ये बजाया गया था अम्बाड़ा में। 1857 की जो क्रांति का जो आगाज होता है हरियाणा के अंदर, ये हुआ था 1857 में। कहाँ पे? अम्बाड़ा के अंदर। ये कब तारीख पूछे तो क्या करेंगे आप? 10 मई बोल देंगे इसको। सही आंसर क्या रहेगा इसका? डी। काफ़ी लंबी क्लास हो गई, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए ना, क्या बोला मैंने? वीडियो की पीडीएफ लेनी है, सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।